आज हम लोग बात करेंगे। और जबकि आप बोलोगे सर ये आज क्यों, मतलब ये इसका बात करना है, क्योंकि दोस्तों आप जो एलोपैथी में जो है ना, हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं या स्टीरॉइड जो इनहेलर लेते हैं, इनहेलर मतलब पंप लेते हैं, ये है ना थोड़े दिन तक आपको मदद करेगा दोस्तों। लेकिन अगर आपको जड़ से ठीक करना है, आपके फेफड़ों को जड़ से मजबूत करना है, आपके श्वसन तंत्र को है ना लंबे समय तक सेहतमंद रखना है, तो धन्वंतरी के उत्पादों को है ना, धन्वंतरी के उत्पाद आपके रोग प्रतिकार क्षमता को मजबूत बनाते हुए, आपके फेफड़ों को मजबूत बनाते हुए, फेफड़ों को मजबूत, और फेफड़ों में जो कफ का होता है, कफ का प्रमाण है ना, बलगम जिसको कहते हैं, वो भी उसको बाहर निकाल के निष्कासित करके बहुत सारा फायदा ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आज के है ना श्वसन तंत्र सर्दी खांसी में धन्वंतरी के उत्पादों के सेशन में। कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं दोस्तों हम लोग? कैप्सूल इम्यूरिज, कैप्सूल और सिरप डिटॉक्सिफाई, कैप्सूल ओमेगा रिच, ओरैक 99, प्रोटीन जनरल या डब्ल्यू, रेस्पिरिज पाउडर और कैप्सूल, हैप्पीक्योर ड्रॉप्स है ना, एंटी एलर्जिक सिरप कैप्सूल, स्पिरुलिना, सीसीआर, लाइफ केयर जूस और नवचेतना कल्पम। ये 12-11 प्रकार के प्रोडक्ट जो है दोस्तों से हमारे क्या बोलते हैं, जो फेफड़े, स्वस्थ फेफड़ों की स्वास्थ्य, फेफड़ों की देखभाल, फेफड़ों की बीमारी और फेफड़ों की समस्याओं में हम लोग ये 11 प्रकार के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। उससे पहले हमारे श्वसन तंत्र को हम लोग समझेंगे दोस्तों। श्वसन तंत्र वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और श्वसन तंत्र के साथ मिलकर कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर में से हटाता है श्वसन प्रक्रिया। दोस्तों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका, देखो जो फेफड़ों के स्तर पर या हमारे ना जो श्वसन, ऊपरी श्वसन मतलब बाहरी श्वसन तंत्र कहते हैं उसको, फेफड़ों के ऊपर जो हमारा नाक है, मुंह है, उसके माध्यम से जो श्वसन प्रक्रिया चलती है, मुंह नाक के माध्यम से और वो फेफड़ों के, उसको कहते हैं बाहरी श्वसन, बाह्य श्वसन प्रक्रिया। और जो मांसपेशियों की है ना, मांसपेशियों के लेवल तक जो श्वसन प्रक्रिया चलती है ना, मांसपेशियों में भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान चलता है, उसको अंदरूनी आंतरिक श्वसन प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। और इस तरह से श्वास या फुफ्फुसीय वेंटिलेशन है ना, श्वास या फुफ्फुसीय वेंटिलेशन मतलब वायु संचार, हवा को अंदर लेने और बाहर निकलने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। मानव श्वसन तंत्र में श्वसन नली और फेफड़े होते हैं दोस्तों, है ना। अभी देखो कि सांस लेने के बारे में 9 रोचक तथ्य क्या है। एक तो औसत व्यक्ति हर मिनट में 13 पिंट हवा बराबर सांस लेता है, मतलब प्रतिदिन 17,000 बार सांस लेता है दोस्तों। सांस लेने वाली हवा वास्तव में सांस लेने पर होने वाली घटनाओं का वर्णन नहीं है, क्योंकि हवा लगभग, हम लोगों को लगता है कि हम लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, लेकिन उस हवा में क्या क्या है, 79% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसे तत्वों को छोटी छोटी मात्रा से बनी होती है, जो ये हवा जो हम लेते हैं दोस्तों। सांस में ली गई हवा 16% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड और 79% नाइट्रोजन से बनी होती है। हमारे फेफड़े लगभग 4 से 5% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ही अदल बदल है ना, बदल देते हैं, ऑक्सीजन से बदल देती है दोस्तों। हमारे फेफड़े हर दिन लगभग आधा लीटर पानी बाहर निकालते हैं, मतलब सांसों के माध्यम से। आपको पता है जब आप सांस छोड़ते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो उसके माध्यम से शरीर में जो नमी बाहर जाती है, तो उस नमी के माध्यम से सांस जब बाहर छोड़ते हैं, तो उस सांस को बाहर छूटने वाले सांस में नमी होती है और नमी में पानी होता है, तो इसके माध्यम से जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इसके माध्यम से 4.42 लीटर पानी बाहर निकलता है। इस संख्या को अपने हाइड्रेशन की आवश्यकताओं में शामिल करें, मतलब पानी पीते रहना भी जरूरी क्या है, क्योंकि आप जब सांस छोड़ते हो तो छूटी हुए सांस के माध्यम से पानी की मात्रा भी शरीर में से कम होती रहती है, और इसलिए हाइड्रेशन मतलब पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए पानी पीना जरूरी है दोस्तों। ज्यादातर लोग अधिकतम 1 या 2 मिनट तक अपने सांस रोक लेते हैं, लेकिन 2010 में डेनमार्क में 2010 में डेनमार्क के स्टिग सेवरिनसन है ना, स्टिग सेवरिनसन ने फ्री डाइव के दौरान 22 मिनट तक अपने सांस को रोकी थी। यह नियंत्रित सांस लेने की शक्ति है दोस्तों। तो सांस लेना ये एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बहुत सारी प्रक्रिया दोस्तों। सांस लेने की प्रक्रिया अगर आप सीखोगे, अलग अलग तरीकों से सीखोगे, तो कई सारे फायदे, मतलब सांस लेना मतलब सिर्फ ऑक्सीजन कार्बन मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ये नहीं है, लेकिन सांस लेने की प्रक्रिया की वजह से कई सारे दिमागी सेहत, दिल की सेहत, शारीरिक सेहत में हम लोग फायदा पा सकते हैं दोस्तों।
फेफड़े शरीर में सबसे बड़ा अपशिष्ट निष्कासन इंजन है ना। अपशिष्ट मतलब वेस्ट पदार्थों को निष्कासित करने वाला इंजन है फेफड़ा, सबसे बड़ा है ना इंजन है ये। और जो हमारे द्वारा छोड़ी गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर के 70% अपशिष्ट मतलब 70% अपशिष्ट मतलब वेस्ट को हटाने में जिम्मेदार है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक ने पाया कि सांस लेने का अभ्यास चिंता, अवसाद मतलब डिप्रेशन और तनाव से लड़ने में प्रभावी है। दोस्तों, शारीरिक संकेत साक्ष्य ने संकेत दिया है कि एक बार सांस लेने का अभ्यास भी रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को काफी हद तक कम कर सकता है। दोस्तों, मुंह से सांस लेने के वास्तव में आपका चेहरा बदल जाता है। शोधकर्ता ने पाया कि जो लोग मुंह से सांस लेने वाले जो बच्चे होते हैं, कोई भी होता है इंसान, तो चेहरे का विकास और नाक के सांस लेने से वाले बच्चों की तुलना में अंतर होता है। दोस्तों, आपकी भावनाएं आपके सांस लेने के तरीके को बदल सकती है ना। इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, कि जैसे भी अगर कोई ज्यादा भावनात्मक है, ज्यादा दुखी है ना, ज्यादा गुस्सेल स्वभाव में है, गुस्से में है, तो लोग क्या बोलते हैं, सांस लेना शुरू करो, सांस लेना, है ना, एकदम गहरी सांस ले लो। उससे क्या होता है, तो उसके गुस्सा कम होने में या भावनाएं कम होने में उसको मदद होती है। मतलब आपकी भावनाएं आपके सांस लेने के तरीके को बदल सकती है ना, बदल देती है। शोध से पता चला है कि हमारी सांस लेने की पद्धति हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। तो खाली जैसे मैंने बोला कि सांस लेना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना नहीं है, लेकिन सांस लेने के मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल जो साइंटिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या देखा कि सांस लेने का एक तरीका अगर आप सीखते हो तो उसकी वजह से आपका चिंता ठीक हो सकता है। आप चिंता की समस्या, अवसाद मतलब डिप्रेशन की समस्या, तनाव की समस्या ठीक हो सकती है। दोस्तों, बीपी नॉर्मल हो सकता है दोस्तों, और उसके साथ साथ भावनाएं, बार बार जो भावनात्मक होता है इंसान, गुस्सा होता है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये सांस लेने के है ना अभ्यास में बोला गया है। दोस्तों, है ना, इस तरह से फेफड़े अद्भुत अंग है क्योंकि वे जीवन के लिए आवश्यक है। फेफड़े जटिल कार्य करते हैं, अत्यधिक कार्यक्षम होते हैं। फेफड़े क्यों महत्वपूर्ण है? शरीर की हर कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन और अन्य गैस भी होती है। श्वसन तंत्र का मुख्य काम अपशिष्ट गैस मतलब जो वेस्ट गैस होती है, जो वेस्ट गैसों को हटाते हुए आपने आपके शरीर में ताजी हवा पहुंचाना है श्वसन तंत्र का काम। फेफड़ों में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन रक्त प्रवाह में चला जाता है और शरीर से होकर गुजरती है। शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नामक अपशिष्ट गैस से आदान प्रदान होता है। दोस्तों, फिर रक्त प्रवाह से इस अपशिष्ट गैस को वापस फेफड़ों में लाया जाता है, जहां से रक्त प्रवाह से निकाल दिया जाता है और फिर बाहर निकालता है। आपके फेफड़ों और श्वसन तंत्र स्वचालित रूप से इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को करते हैं, जिसे गैस विनिमय है ना, उसको कहते हैं गैस बैलेंस है ना, इसको कहते हैं। और इस तरह से दोस्तों, फेफड़ों में गैस का मतलब शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का आदान प्रदान जैसे गैस कहलाता है। दोस्तों, हवा का एक नाम गैस कहा जाता है ना, हवा को एक नाम गैस कहा जाता है। और इस तरह से गैस विनिमय मतलब हवा का विनिमय, गैस की अदला बदली, हवा की अदला बदली के अलावा श्वसन प्रणाली सांस लेने के अन्य महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। इनमें शामिल है श्वसन हवा मतलब सांस को शारीरिक उचित तापमान पर लाना, है ना, उसे सही नमी के स्तर पर नमीयुक्त बनाना, ये भी श्वसन प्रक्रिया का काम है। हवा को शरीर के तापमान मतलब अगर बाहर ठंडी हवा है तो उस ठंडी हवा को शरीर में लेने के बाद हमारे शरीर के तापमान पर लाना, ये भी श्वसन तंत्र का काम है। और साथ ही साथ उस हवा को नमीयुक्त बनाना भी श्वसन तंत्र का काम है। दोस्तों, श्वसन हवा मतलब सांस आपके शरीर को हानिकारक पदार्थों से बचाती है, जैसे कि खांसी, छींकना, वायु फिल्टर करने जैसे कफ निष्कासक प्रक्रिया। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि खांसी, छींकना और है ना, ये समस्या नहीं दोस्तों। अगर आपको छींक आ रही है, हम सोचते हैं अरे ये इसको सर्दी हो रही है। अगर खांसी आ गई तो हम लोग बोलते हैं कि इसको खांसी हो गई। दोस्तों, खांसी और छींकना शरीर की अच्छी प्रक्रियाओं में से है दोस्तों, है ना। खांसी क्या करती है, गले में जो अगर कोई कीटाणु गया है या कोई गलत पदार्थ गया है जो हानिकारक है, वो पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है खांसी। दोस्तों, छींकना, नाक में कुछ गलत पदार्थ गया या कुछ कण गया जो हानिकारक है, वो छींकने के माध्यम से वो बाहर ना निकल जाता है फटाक से, है ना। तो खांसी और छींकना ये एक अच्छी प्रक्रिया है, ये बीमारी नहीं है, ये शरीर की खुद की प्रक्रिया है, जिससे शरीर उन गलत चीजों को बाहर निकालने का काम करता है खांसी और छींकने के माध्यम से। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और इस तरह से है ना, फिल्टर
वायु का फिल्टर भी होता है दोस्तों, है ना? सर्दी और खांसी की छींकने के माध्यम और वायु फिल्टर भी होता है। दोस्तों श्वसन हवा आपकी गंध सूंघने की प्रक्रिया में भी मदद करता है। खाली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान-प्रदान होता है क्या? तो यही श्वसन जो है, श्वसन प्रक्रिया आपको गंध सूंघने में भी, है ना? या खुशबू सूंघने में भी, गंध सूंघने में भी मदद करता है श्वसन प्रक्रिया दोस्तों, है ना? और इस तरह से फेफड़े लगातार शरीर को अच्छी तरह से काम करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। श्वसन तंत्र जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि हमारे शरीर के अन्य सभी प्रणालियों की तरह श्वसन प्रणाली भी क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। मतलब अभी ये तो हम लोगों ने देखा कि लंग्स जो है, फेफड़े जो है, नॉर्मली काम करते तो अच्छी तरह से क्या मतलब सांस लेने में मदद होती थी, लेकिन यही श्वसन तंत्र है ना हानिकारक हो सकता, मतलब ये डैमेज हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है। और खासकर इसके माध्यम से हवा में जो विषाक्त पदार्थ है, प्रदूषित प्रदूषित प्रदूषकों की वजह से, है ना, प्रदूषकों के उच्च स्तर के कारण, विषाक्त पदार्थों के कारण हमारे श्वसन प्रणाली क्षतिग्रस्त हो सकती है, मतलब डैमेज हो सकती है। दोस्तों फेफड़ों का स्वास्थ्य भी मौसम के अनुसार बदलता है। आयुर्वेदिक संदर्भ के अनुसार जब फेफड़ों में बहुत अधिक वात, है ना, वात मतलब वायु जमा हो जाता है तो हमें सामे सांस फूलना, सूखी खांसी, अस्थमा, आवाज का कर्कश होना, कमजोर आवाज, सांस लेते समय दर्द और यहाँ तक कि फेफड़ों में एलर्जी भी होती है। यदि आप इनमें से किसी भी चीज का अनुभव कर रहे हैं तो आपके फेफड़ों का स्वास्थ्य असंतुलित हो सकता है। दोस्तों आयुर्वेद में आहार, जीवन शैली और जड़ी बूटियों के मिश्रण के माध्यम से, है ना, उत्तेजित दोष, उत्तेजित दोषों को वापस से संतुलन में लाने के लिए प्रभावी उपाय है। अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए आइए प्राचीन ज्ञान में गोता लगाएं जो आज भी अत्यधिक प्रभावी है। दोस्तों तो फेफड़ों में जो विषैले पदार्थ बढ़ने का कारण क्या है? आयुर्वेद में आमा शब्द का प्रयोग शरीर में विषाक्त पदार्थों के संचय के लिए किया गया है। तो ये किससे बनता है? अनुचित आहार, बाहरी आहार, तेलीय आहार, ठंडे ठंडे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिन्हें पचाना मुश्किल होता है। अगली सुबह बचा हुआ खाना खाने से पाचन तंत्र में बाधा उत्पन्न होती है दोस्तों, जिससे है ना हमारे शरीर में, है ना, श्वसन में समस्या हो सकती है। दोस्तों प्रदूषित हवा, एक तो अनुचित आहार, आमा बढ़ने का कारण क्या है ना, विषाक्त पदार्थ बढ़ने का कारण क्या है? एक तो अनुचित आहार, दूसरा प्रदूषित हवा हवा, तीसरा मौसमी परिवर्तन, चौथा व्यायाम की कमी और पांचवा है भावनात्मक दू है ना, भावनात्मक होना, बार बार दुखी होना, दुखी दुखी रहने से भी फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, सांसों की समस्या होती है दोस्तों, भावनात्मक बदलाव जिसको कहते हैं। तो व्यायाम की कमी, भावनात्मक बदलाव, मौसमी परिवर्तन, प्रदूषित हवा और अनुचित आहार, ये सारे हमारे फेफड़ों में आमा का कारण बन सकते हैं दोस्तों। तो फेफड़ों की बीमारियां जिन्हें श्वसन संबंधी विकारों या फुफ्फुसीय रोग भी कहा जाता है, फेफड़ों और श्वसन तंत्र के अन्य भागों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण है दोस्तों। फेफड़ों का फेफड़ों को प्रभावित करने वाले कारण क्या है? एक तो बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा फंगस, है ना, ये संक्रमित कीटाणु होते हैं। फंगस, वायरस और बैक्टीरिया ये संक्रामक कीटाणु होते हैं, संक्रमण मतलब इन्फेक्शन के कारण होते हैं। दोस्तों तंबाकू, धूम्रपान, तंबाकू और धूम्रपान भी क्या होते हैं, हमारे सांसों की समस्या का कारण होते हैं। वायु प्रदूषण जैसे रेडॉन और एस्बेस्टोस के संपर्क में आना, पर्यावरणीय कारण, ये सारे हमारे फेफड़ों की समस्याओं का कारण बनते हैं। दोस्तों फेफड़ों की कुछ सामान्य बीमारियों में शामिल है अस्थमा, है ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सीओपीडी, निमोनिया, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस ये हमारे फेफड़ों का डैमेज की प्रक्रिया होती है। फेफड़ों का कैंसर दोस्तों, है ना, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब फेफड़ों की समस्या की वजह से बीपी का बढ़ना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तीव्र ब्रोंकाइटिस मतलब सांसों की नली का सूजन दोस्तों, और ये सारे मतलब अस्थमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी है ना, पल्मोनरी फाइब्रोसिस मतलब फेफड़ों का डैमेज होना है, फेफड़ों का कैंसर, और क्या बोलते हैं पल्मोनरी इम्बोलिज्म। पल्मोनरी इम्बोलिज्म मतलब खून की गुठली जाके फेफड़ों के नसों में अटक जाना, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो खून की गुठली की वजह से भी फेफड़ों की समस्या होती है, और फेफड़ों की कमजोरी की वजह से या डैमेज की वजह से बीपी का बढ़ना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तीव्र ब्रोंकाइटिस मतलब सांसों के नली के सूजन, ब्रोंकाइटिस, और ये सारे है ना फेफड़ों की सामान्य बीमारियों में शामिल है दोस्तों। और भी कुछ आम फेफड़ों की बीमारियां है, जैसे सीओपीडी मैंने बोला, अस्थमा बोला, तपेदिक मतलब टीबी दोस्तों, टीबी भी हमारे अस्थमा का मतलब हमारे फेफड़ों का समस्या का कारण बनता है। एलर्जिक राइनाइटिस मतलब 12 ही महीने सर्दी का रहना, है ना, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसे खून की गुठली जाके अटक जाना फेफड़ों के नसों में, उसके बाद श्वसन संक्रमण मतलब इन्फेक्शन, ये सारे कुछ आम फेफड़ों की बीमारियों में शामिल है दोस्तों। अन्य फेफड़ों की बीमारी जैसे न्यूमोथोरैक्स और एटलैक्टेसिस कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, फुफ्फुसीय शोफ, है ना, न्यूमोकोनियोसिस, अंतराल फेफड़ों की बीमारी, अंतरालीय, ओके, और फुफ्फुसीय
सार्कोडायसिस। तो ये सारे कई सारे अलग अलग मतलब फेफड़ों की बीमारियां हैं, और इनको अगर हम लोग अनदेखा करते हैं तो फेफड़े बिल्कुल डैमेज होके ससन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 61 प्रकार की फेफड़ों की बीमारियों की लिस्ट मैंने यहाँ पे दी है। 61 प्रकार की बीमारियां, इससे भी ज्यादा है, लेकिन 61 प्रकार की बीमारी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है दोस्तों। तो ये था हमारा फेफड़ों फेफड़ों के बारे में जानकारी, फेफड़ों की समस्याएं, फेफड़ों के लक्षण, ये सारे देखा, फेफड़ों का काम कैसा, ये सब हम लोगों ने देखा। तो अभी हम देखते हैं कि धन्वंतरी के प्रोडक्ट है ना, जैसे कि है ना, धन्वंतरी के जो 11 प्रोडक्ट है ये किस तरह से काम करते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है इम्यूरिज। इम्यूरिज में क्या आ जाता है, क्या है दोस्तों, गो जातीय कोलोस्ट्रम या गाय का कोलोस्ट्रम श्वसन स्वास्थ्य में मदद कर सकता है। इम्यूरिज के माध्यम से ऊपरी श्वसन पथ का संक्रमण, यूआरटीआई। ऊपरी श्वसन पथ कौन सा है दोस्तों, आपका नाक, आपका गला, है ना, ये ऊपरी श्वसन पत्र का पथ आता है, ऊपरी ऊपरी, अंदर का श्वसन पथ अलग है ना। तो ऊपरी श्वसन पथ का संक्रमण यूआरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो उसको बोलते हैं। तो ऊपरी श्वसन पत्र संक्रमण के जोखिम को कम करना, है ना। अध्ययनों से पता चला है कि गो जातीय कोलोस्ट्रम के सप्लीमेंटेशन से यूआरटीआई मतलब ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण के विकसित होने से होने के जोखिम को काफी कम करता है। गो जातीय कोलोस्ट्रम गोपीयूष दोस्तों, श्वसन संक्रमण से लड़ना, गो जातीय कोलोस्ट्रम वयस्कों और बच्चों के श्वसन संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकता है। एलर्जी को नियंत्रित करता है, गो जातीय कोलोस्ट्रम एलर्जी को नियंत्रित करता है, करने में मदद करता है। और जो खिलाड़ी लोग होते हैं, एथलीट्स होते हैं, खिलाड़ी लोग, उनमें भी भाग दौड़ करके, व्यायाम करके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। ऐसे खिलाड़ियों में फेफड़े को मजबूत करना, है ना, करते हुए सांसों को नॉर्मल तरीके से मदद करता है ना, ऐसे खिलाड़ी लोगों में। और जिन लोगों को कोविड की समस्या है, तो कोविड में तो हमारे डॉक्टर स्वाति खातून मैडम ने 200 पेशेंट के ऊपर, है ना, इम्यूनिज को इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि कोविड में सबसे बढ़िया इलाज क्या है, तो हमारा इम्यूनिज। तो इम्यूनिज हमारे ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण के लिए, वो इम्यूनिज है ना, श्वसन पथ संक्रमण से लड़ने के लिए, एलर्जी को नियंत्रित करने के लिए, एथलीटों मतलब खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाने के लिए, और संभावित रूप से कोविड 19 के स्थिति में भी हम लोग इम्यूनिज का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। गो जातीय कोलोस्ट्रम की संरचना में, गो जातीय कोलोस्ट्रम मतलब गोपीयूष में क्या है, लैक्टोफेरिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा, है ना, और कई सारे बायो एक्टिव तत्व शामिल है गोपीयूष में, जो श्वसन रोगों के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रभाव को संबंधित है गोपीयूष। और इस तरह से सांसों की जो समस्या है, सांसों की समस्या है, उसको भी एक तरह से फायदेमंद है गो जातीय कोलोस्ट्रम इम्यूनिज के माध्यम से दोस्तों। गो जातीय कोलोस्ट्रम मानव श्वसन प्रणाली के लिए लाभ और कोविड 19 के नैदानिक प्रबंधन के लिए प्रभावित है, और ये 2021 का खोज है दोस्तों। गाय के कोलोस्ट्रम खाद्य पूरक में, गाय के कोलोस्ट्रम में खाद्य पूरक में मौजूद डॉक्टर स्वाति खारतोड़े, है ना, सलाहकार आहार विशेष तज्ञ, आहार विज्ञान और पोषक विभाग, विश्वराज स्पेशलिटी हॉस्पिटल पुणे, महाराष्ट्र, भारत। तो ये इम्यूरिच में गोपीयूष क्या है, गोपीयूष में लैक्टोफेरिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है, और कई सारे बायो एक्टिव तत्व हैं जो कि हमारे श्वसन सेहत के लिए फायदेमंद है। कोविड 19 वाले संक्रमण में, कोविड 19 के संक्रमण में फायदेमंद है, और इस तरह से, है ना, सासू की सेहत के लिए फायदेमंद है हमारा गोपीयूष दोस्तों। गोपीयूष है ना, गो जातीय कोलोस्ट्रम मतलब गोपीयूष में कई तरह के विकास कारक मतलब ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो मांसपेशियों की मरम्मत, ऊतक मतलब मांसपेशियों की मरम्मत और पुनर्जनन में सहायता कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि गो जातीय कोलोस्ट्रम का सेवन मनुष्यों में श्वसन पथ के संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गो जातीय कोलोस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबुलिन पेप्टाइड एक समृद्ध स्रोत है, और गोपीयूष में इम्यूनिज में रोगाणुरोधी मतलब कीटाणुरोधी मतलब कीटाणु विरोधी गुण होते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मतलब रोग प्रतिकार क्षमता को मजबूत बनाने वाले मतलब तत्व होते हैं। और गो जातीय कोलोस्ट्रम एलर्जी के अलावा बैक्टीरिया और वायरस सहित कई रोग जनकों को रोक सकता है ना। और इस तरह से गोपीयूष के बारे में यहाँ बात चल रही है दोस्तों। इस बात का प्रमाण बढ़ रहा है कि कोलोस्ट्रम का सप्लीमेंटेशन श्वसन पथ के संक्रमण की घटनाओं को कम कर सकता है, और ये कब बोला गया, 2007 में बोला गया, और 2016 में भी बोला गया कि गोपीयूष जो है, जो बैक्टीरिया का श्वसन पथ का संक्रमण है, ऐसे श्वसन पथ के संक्रमण को घटनाओं को कम करता है दोस्तों, है ना। गो जातीय कोलोस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबुलिन और पेप्टाइड का एक समृद्ध स्रोत है गोपीयूष, और इसमें रोगाणुरोधी और प्रतिरक्षा विनियमन गुण होते हैं। हमने पाया है कि गाय के कोलोस्ट्रम के सप्लीमेंट से लिम्फोसाइट जो लड़ने वाली कोशिकाएं होती है ना, लिम्फोसाइट, इनकी संख्या को बढ़ाते हुए, है ना, बढ़ाते हुए गंभीर रूप से बीमार रोगियों में नोसोकोमियल मतलब अस्पताल में भर्ती होने के बाद होने वाले संक्रमण की घटनाओं को कम किया जाता है दोस्तों। गो जातीय कोलोस्ट्रम में रोगाणुरोधी और रोग प्रतिकार क्षमता को विनियमन करने में गुण होते हैं, और इस तरह से
है ना, गोपीयूष, गो जातीय कोलेस्ट्रम, पोषक तत्वों से भरपूर दूध जिसमें हीमोग्लोबिन वृद्धि कारक मतलब ग्रोथ फैक्टर्स और अन्य जैव सक्रिय यौगिक होते हैं जो ऊपरी वायु मार्ग में श्लेष्म, श्लेष्म मतलब कफ को, कफ मतलब बलगम को, है ना, श्लेष्म की परत नहीं, श्लेष्म मतलब ये आवरण, अंदरूनी आवरण होता है, श्लेष्म मतलब आवरण होता है, अंदरूनी आवरण जो गीला आवरण होता है, नाक के अंदर भी गीला आवरण है कि नहीं दोस्तों, उसको श्लेष्म कहते हैं। तो श्लेष्म परत को पुनर्जीवित करता है दोस्तों। और आपको पता है नाक के अंदर ये जो गीलापन है वो सुरक्षा के लिए है दोस्तों, मतलब कोई भी कीटाणु, है ना, ये श्लेष्म इतना ताकत होता है, ये जो गीलापन है इतना ताकतवर होता है, कोई भी वायरस को नाक मतलब फेफड़ों में जाने से अंदर पहले ही वहां पे ये जो श्लेष्म है चिपक जाता है, वहां पे ये जो गीलापन है नाक के अंदर, इस श्लेष्म को चिपक जाता है वायरस और बैक्टीरिया, और ये श्लेष्म उस वायरस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। मतलब इतना ताकतवर है हमारा शरीर की प्रक्रिया कि उसको नाक में ही खत्म कर देता है, और बहुत कम बैक्टीरिया और वायरस हमारे नाक के माध्यम से, है ना, फेफड़ों में चली जाती है और फेफड़ों में डैमेज करती है। लेकिन यहाँ पे देखो सुरक्षा, सुरक्षा की परत कौन सी है, श्लेष्म परत, उसको क्या करता है गोपीयूष, पुनर्जीवित करता है, श्लेष्म की परत को पुनर्जीवित करने में मदद करता है, और इस तरह से ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण के जोखिम को कम करता है गोपीयूष। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये गोपीयूष के बाद इम्यूनिश के बाद आता है कैप्सूल डिटॉक्सिफाई। और दोस्तों कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में रसना है दोस्तों, रसना अस्थमा, फुफ्फुसीय बीमारियां, ब्रोंकाइटिस मतलब सांसों की नली की सूजन और सीने में दर्द जैसे श्वसन समस्याओं के इलाज में उपयोगी है रसना। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में रसना के बाद आता है ना, रसना रक्त को शुद्ध करता है और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के गुणों के कारण विषाक्त पदार्थों को कम करता है रसना। रसना के बाद आता है शीरीष। दोस्तों शीरीष भी शरीर में विषाक्त पदार्थों को बेअसर करने के लिए बड़े पैमाने पर सिफारिश की गई है। शीरीष का उपयोग श्वसन संबंधी कष्ट जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, दोस्तों ब्रोंकियल अस्थमा में तो दुनिया में इलाज नहीं है, लेकिन ब्रोंकियल अस्थमा को उपचार में मदद करता है। शीरीष त्रिदोषों, है ना, त्रिदोष मतलब वात पित्त के कफ, दोस्तों ये दोष मतलब दोष नहीं है, ये बात, ये जो दोष है ना ये हमारे शरीर की अंदरूनी प्रक्रिया है, और यही दोष मतलब वात पित्त कफ, ये जो त्रिदोष है, तीनों दोष है, ये हमारे शरीर की प्रक्रिया है, और इन दोषों को बैलेंस करना, संतुलित करना भी शीरीष काम करता है। शीरीष अस्थमा, खांसी, पुरानी सर्दी, फ्लू, एलर्जिक राइनाइटिस मतलब 12 महीने सर्दी, एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस मतलब सांसों की नली का सूजन, एलर्जी के इलाज में उपयोग किया जाता है। दोस्तों सीरीज के बाद आता है निर्गुंडी। निर्गुंडी दमा के लक्षण, ब्रोंकाइटिस मतलब सांसों की नली का सूजन, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी और सांस लेने में कठिनाई जैसे सांस की बीमारियों के ठीक करने में प्रभावी है निर्गुंडी। निर्गुंडी का उपयोग कफ को हटाकर, है ना, कफ मतलब बलगम को हटाकर स्वस्थ श्वसन तंत्र, श्वसन प्रणाली को मदद करते हैं निर्गुंडी। निर्गुंडी हवा के लिए खुले मार्ग का वेंटिलेशन में सुधार करने में मदद करता है, श्वास को सामान्य करता है निर्गुंडी। दोस्तों डिटॉक्सिफाई में अगला है नींब पत्रा मतलब नीम के पत्ते भूमि आम्ल की कई प्रजातियां होती है। भूमि आम्ल की फेफड़ों और स्तन के कैंसर के मेटास्टासिस को रोकने में मदद करती है, मतलब स्तन के कैंसर को, है ना, फेफड़ों में मतलब फैलने की जो प्रक्रिया होती है उसको रोकने में मदद करती है ना, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई के माध्यम से। तो कैप्सूल डिटॉक्सिफाई के बाद आता है हमारा ओमेगा रिच। दोस्तों कैप्सूल ओमेगा रिच सूजन और चोट को कम करके, सूजन को ठीक करने और घावों को मरम्मत करके मदद करके फेफड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है ओमेगा रिच। ओमेगा रिच, है ना, सूजन विरोधी गुण होते हैं ओमेगा रिच में, फेफड़ों के कार्य में गिरावट को धीमा करने में मदद कर सकता है, फेफड़ों के कार्य में सुधार करता है ओमेगा रिच। ओमेगा रिच फाइब्रोसिस, फुफ्फुसिया फाइब्रोसिस मतलब जो हमारे फेफड़ों का डैमेज होता है, ऐसे फुफ्फुसिया फाइब्रोसिस मतलब फेफड़ों के डैमेज वाले लोगों में फेफड़ों के कार्यों को जीवित रहने में सुधार करने में मदद करता है ओमेगा रिच। और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सीओपीडी जैसे खतरनाक फेफड़ों की बीमारी के जोखिम को कम करने में मदद करता है ओमेगा रिच। ओमेगा रिच दोस्तों, है ना, ओमेगा रिच सीओपीडी के विकास को रोकने में मदद करता है। दोस्तों सीओपीडी बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज बोलते हैं उसको सीओपीडी को। तो सीओपीडी के विकास को रोकने में मदद करता है ओमेगा रिच। बैक्टीरिया से होने वाले फेफड़ों के संक्रमण को जोखिम को कम करता है ओमेगा रिच। सीओपीडी से जुड़ी बैक्टीरिया से होने वाले फेफड़ों के संक्रमण को कम करने में मदद करता है। पुरानी खांसी, कफ और घरघराहट, गले में घरघराहट को जोखिम को कम करता है ओमेगा रिच। और पुरानी खांसी, रात में खांसी, कफ की संभावना को कम करने में मदद कर सकता है ओमेगा रिच। ओमेगा रिच के बाद आता है दोस्तों हल्दी, है ना, ओरैक 99 लोजेंसेस।
ओरैक 99 के लोजेंजेस, जिसमें हल्दी में पाए जाने वाला एक यौगिक कुरकुमिन सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके फेफड़ों के स्वास्थ्य की मदद कर सकता है। और हल्दी के माध्यम से कुरकुमिन तीव्र और दीर्घकालिक फेफड़ों की बीमारियों में मदद कर सकता है, जिनमें शामिल है तीव्र फेफड़ों की चोट, मतलब है ना, एक्यूट लंग इंजुरी, है ना, कुरकुमिन फेफड़ों की सूजन और फेफड़ों के मांसपेशियों की सूजन और जो हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी को कम करके ऑक्सीजन को बढ़ाता है। ओरैक 99 के लोजेंजेस हल्दी और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सीओपीडी, है ना, सीओपीडी में कुरकुमिन सूजन की प्रक्रिया और फेफड़ों की चोट को बेहतर कम करने में मदद कर सकता है। तो इस तरह से रेडिएशन प्रेरित पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिन लोगों को रेडिएशन की वजह से फेफड़े डैमेज हो गए हैं, ऐसे फेफड़ों के है ना, तो ओरैक 99 के माध्यम से हल्दी का तत्व कुरकुमिन, है ना, जीवित रहने में सुधार करने में मदद कर सकता है। घातक निमोनिया और ब्रोंकाइटिस है ना, घातक निमोनिया कुरकुमिन की सीधी फुफ्फुसीय डिलीवरी घातक निमोनिया की गंभीरता को कम कर सकता है। और सूजन, है ना, सांसों की नली की सूजन ब्रोंकाइटिस कुरकुमिन सूजन को कम करने और रोगाणु के खिलाफ काम करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, औषधीय अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों को बढ़ती मात्रा में इस धारणा का समर्थन करती है कि कुरकुमिन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सीओपीडी और तीव्र फेफड़िकिटोज, अक्यूट लंग इंजुरी और तीव्र अक्यूट श्वसन संबंध है, मतलब तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम और एलर्जिक अस्थमा में सुरक्षित भूमिका निभाता है ओरैक 99 के माध्यम से कुरकुमिन। दोस्तों, फुफ्फुसीय रोगों में कुरकुमिन का उपयोग अत्याधुनिक स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण। दोस्तों, 2017 में कुरकुमिन मतलब गोपियुष के ऊपर, है ना, जो जांच की गई, है ना, खोज की गई, इसमें जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल हेल्थ सर्विसेज रिसर्च 2017-2016, ये इसमें बोला गया कि कुरकुमिन फुफ्फुसीय रोगों में कुरकुमिन का उपयोग और अत्याधुनिक स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण के हिसाब से खोज की गई है और जो फायदेमंद देखी गई है। दोस्तों, दीर्घकालिक रोगों में कुरकुमिन की भूमिका के लिए औषधीय आधार आधुनिक लक्ष्यों के साथ पुराना मसाला, दोस्तों ये भी खोज हो चुके हैं। और अगला है दोस्तों ओरैक 99 के लोजेंसेस के बाद में आता है प्रोट्रिज जनरल और डब्ल्यू। दोस्तों, प्रोट्रिज जनरल डब्ल्यू के माध्यम से सोया प्रोटीन फेफड़ों के कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सीओपीडी के जोखिम को कम करके फेफड़ों के स्वास्थ्य को मदद कर सकता है। सोया प्रोटीन सांस फूलने, खांसी या कफ जैसे श्वसन संबंधी लक्षणों को भी मदद कर सकता है। सोया प्रोटीन फेफड़ों के स्वास्थ्य में कैसे मदद कर सकता है? सोया प्रोटीन में फ्लावोनाइड्स होते हैं। फ्लावोनाइड्स सोया में फ्लावोनाइड्स होते हैं जो फेफड़ों की सूजन के रूप में सूजन विरोधी, मतलब सूजन को कम करने के रूप में काम कर सकता है फ्लावोनाइड्स। और फेफड़ों के कैंसर को कम जोखिम होता है सोया आइसोफ्लावोन के माध्यम से। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग अधिक सोया खाते हैं उनमें फेफड़ों के कैंसर की जोखिम कम होती है। तो ये था हमारा प्रोट्रिज जनरल डब्ल्यू। दोस्तों, सीओपीडी को जोखिम कम होता है प्रोट्रिज जनरल पाउडर के माध्यम से, सीओपीडी की जोखिम कम होती है। अध्ययन से पता चला कि जो लोग अधिक सोया खाते हैं उनमें सीओपीडी का जोखिम कम होता है। श्वसन संबंधी लक्षणों को कम जोखिम कम होता है। अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग अधिक सोया खाते हैं उनमें सांस फूलने की समस्या, खांसी और कफ जैसे श्वसन संबंधी लक्षण कम हो जाते हैं। सोया प्रोटीन है ना, इस तरह से, है ना, सोया मतलब प्रोटीन जनरल और डब्ल्यू के माध्यम से सोया प्रोटीन के फायदे दोस्तों। और इस तरह से सोया प्रोटीन के बाद आता है हमारा रेस्पिरिज पाउडर और कैप्सूल। रेस्पिरिज पाउडर और कैप्सूल स्वस्थ और शांत सांस लेने में मदद करता है। सो रेस्पिरिज पाउडर कैप्सूल श्वसन तंत्र को डिटॉक्सिफाई करता है। रेस्पिरिज पाउडर कैप्सूल में जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और खनिज होते हैं जो श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, है ना। रेस्पिरिज पाउडर कैप्सूल में श्वसन तंत्र में अत्यधिक स्त्राव को हटाता है ना, और कफ को बलगम को कम करता है। शामक और कफनाशक, है ना, कफनाशक के रूप में काम करता है रेस्पिरिज पाउडर और कैप्सूल। सूजन विरोधी एंटीऑक्सीडेंट सुखदायक तत्व होते हैं रेस्पिरिज कैप्सूल और रेस्पिरिज कैप्सूल और पाउडर में, जो कि, है ना, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं, हमारी रोग प्रतिकार क्षमता को। रेस्पिरिज कैप्सूल और पाउडर रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाते हुए श्वसन को सामान्य करता है। और इस तरह से रेस्पिरिज के लाभ सर्दी खांसी में बहुत उपयोगी, गले में सूजन, गले में खराश और तुरंत राहत देता है। श्वसन एलर्जी और संक्रमण में सहायक है रेस्पिरिज कैप्सूल और पाउडर। दोस्तों, रेस्पिरिज पाउडर कैप्सूल में क्या क्या है? कंटकारी, पुनर्नवा, अर्जुन का पेड़, है ना, तुलसी, कड़ी पत्ता, ये सारे रेस्पिरिज पाउडर कैप्सूल की जड़ी बूटियां है दोस्तों। और तो है ना, इस तरह से रेस्पिरिज पाउडर कैप्सूल सांसों की सेहत और पुरानी सर्दी, ऐसे सांसों की सेहत के साथ सर्दी खांसी सारी स्थितियों में फायदेमंद है रेस्पिरिज कैप्सूल और पाउडर। उसके बाद दोस्तों
हैबिक्योर, हैबिक्योर की आदत क्या, अभी यहाँ पे हैबिक्योर का क्या फायदा है दोस्तों? जिन लोगों को सिगरेट की वजह से या तंबाकू के सेवन की वजह से जो सांसों की समस्या होती है, ऐसे सिगरेट और तंबाकू के सेवन के आदत को कम करके, है ना, आदत को कम करके सांसों की सेहत में मदद कर सकता है हैबिक्योर। आदतों को छुड़ा के सांसों की सेहत में मदद कर सकता है हैबिक्योर। तो आदत को सर, तंबाकू और सिगरेट की आदत को छुड़ाते हुए सांसों की सेहत के में फायदेमंद हो सकता है हैबिक्योर। हैबिक्योर के बाद आता है एंटी एलर्जिक सिरप। दोस्तों, एंटी एलर्जिक सिरप विशेष पोषक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। एंटी एलर्जिक सिरप पहले उपयोग से पहले उपयोग से ही त्वरित क्रियाशील और प्रभावी है। एंटी एलर्जिक सिरप अस्थमा रोगियों के लिए बहुत अच्छा प्रतिरक्षा रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने वाला सप्लीमेंट है। एंटी एलर्जिक सिरप प्रदूषण और एलर्जी के कारण सांस की तकलीफ में राहत देता है। एंटी एलर्जिक सिरप श्वसन नली पथ को शुद्ध करता है। एंटी एलर्जिक सिरप एंटी बैक्टीरियल मतलब कीटाणु विरोधी, एंटी फंगल मतलब फंगल विरोधी और स्पाज्मोलाइटिक के रूप में काम करता है। एंटी एलर्जिक सिरप साइनसाइटिस, छींकना, बहती नाक, मौसमी एलर्जी, धूल की एलर्जी, अस्थमा एलर्जी में फायदेमंद है एंटी एलर्जिक सिरप। दोस्तों, उसके बाद हमारा स्पिरुलिना आता है। स्पिरुलिना एक नीला हरा शैवाल है जो सूजन और ऑक्सीडेटिव क्षति को कम करके फेफड़ों के स्वास्थ्य में मदद कर सकता है। स्पिरुलिना एलर्जी के लक्षण, खांसी और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सीओपीडी में मदद कर सकता है। फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है स्पिरुलिना। सूजन को कम करता है, फेफड़ों के सूजन को कम करता है, सांसों की नली की सूजन को कम करता है। अस्थमा और सिगरेट की धुएं के कारण होने वाले सांसों की समस्या, सूजन को कम कर सकता है स्पिरुलिना। जूस हम लोग दे सकते हैं। इसके माध्यम से नवचेतना कल्प भी टॉनिक की तरह काम करता है, फेफड़ों को मजबूत करता है, श्वसन समस्याओं में फायदेमंद है नवचेतना कल्पम। दोस्तों, इस तरह से हमारे श्वसन नली की जो सेहत है ना, यहाँ पे ये जो 11 प्रकार के प्रोडक्ट हम लोगों ने देखे, ये बहुत ही फायदेमंद है और ताकतवर प्रोडक्ट है दोस्तों। आज की स्थिति में जहाँ पे सारे एंटीबायोटिक और एलोपैथिक दवाइयां काम करना बंद कर रही है, एडमिट होने के बाद भी, है ना, एडमिट होने के बाद भी जहाँ पे सांसों की सेहत में फायदा नहीं हो रहा है, वहां पे अगर हम लोग इन प्रोडक्टों को देते हैं तो 100% फायदा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और